हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कल मैं कराने वाला हूँ आपकी जो सोशल साइंस में पहले हमारी थ्योरी होगी, उसके बाद हमारे एमसीक्यू होंगे। तो इसमें से जो पहला चैप्टर इसमें निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा जो कृषि है, जो कि आईसीएआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ से कृषि से जो कि स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसमें से पहले मैं आपकी थ्योरी करा दूंगा, उसके बाद हमारे एमसीक्यू। इसमें से कम फ्रेंड्स जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो 50 से 60 हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। तो इसमें से लेसन से जो भी क्वेश्चन निकल के आएगा हमारा, वहाँ से ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आप देखिए, अगर आपकी थ्योरी ही नहीं हमारी कंप्लीट है तो आपका एक भी क्वेश्चन हल कर नहीं सकते हमारे, ठीक है। तो आज से यहाँ पे क्या है, तो आप लोग जो कह रहे थे कि सर पहले थ्योरी करा दी, तो मैं यहाँ से आपकी थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फटाफट जो नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपका कोर्स यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इसमें क्या है हमारा, पहला क्या है हमारा, कृषि। देखिए कृषि क्या होती है हमारा, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश का खाद्यान्न उत्पन्न करती है, ठीक है। कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और ये हमारे क्या, अधिकतर जो हमारे खाने की वस्तुएं होती है हमारी कृषि से उत्पन्न होती है हमारी। अब ये बात आती है कृषि प्रक्रिया है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है हमारी। तो इसके अंतर्गत हमारी क्या होती है, जुताई। जुताई में क्या होता है हमारे, जैसे खेत जोतना, मिट्टी को भुरभुरा करना, तो ये सब हमारी कृषि की प्रक्रिया है हमारी। अब बात करते हैं बुआई क्या होती है। बुआई का मतलब होता है हमारा बीज बोना। कोई अगर किसी चीज़ की बुआई कर रहे हैं तो होता है हमारा बुआई करना, ठीक है। यहाँ से आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी है, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से देखिए अगला कह रहा है हमारा कि निराई क्या होता है। निराई होता है हमारा खरपतवार करना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निराई क्या होता है हमारा, ठीक। तो निराई एक प्रकार का खरपतवार निकालना होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंचाई क्या होता है। सिंचाई मतलब होता है पानी डालना। नेक्स्ट हमारा खाद। खाद क्या होता है, तो खाद के अंतर्गत खाद या उर्वरक डालना, ठीक है। जो जैसे कि खेती करने के बाद हम लोग जो रासायनिक पदार्थ डालते हैं, ठीक है, तो वही होता है हमारा खाद या फिर उर्वरक डालना हमारा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कीटनाशक। कीटनाशक क्या होता है, कीड़े मारने वाली दवाई छिड़कना, तो एक कीटनाशक हो गया हमारा। कटाई करना क्या होता है, तो कटाई करना होता है हमारा फसल काटने, फसल पकने पर काटना, तो ये होती है कटाई के अंतर्गत आता है हमारा। एक एक टाइप पढ़ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब दलाई क्या होता है, देखिए गहराई तो आप लोग पता है, लेकिन दलाई का पता लगा नहीं पाएंगे। अब तो दलाई क्या होता है, दलाई होता है बालियों में से बीज को अलग करना, ही क्या कहलाता है, यानी कि दलाई करें। यानी कि अगर कोई गेहूँ है हमारा और गेहूँ से हमारी क्या होती हैं, बालियाँ इससे पड़ जाती हैं, तो बालियों के बाद क्या होते हैं, उनसे बीज को अलग करना ही क्या कहलाता है, दलाई कहलाता है। तो जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे हमारे, तो उनको खेती के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा हमारा। देखिए इसमें अगला स्टार्ट होता है टॉपिक हमारा, क्या है हमारा, कृषि प्रणाली क्या होता है। देखिए कृषि प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं। अब देखिए पहला क्या लिखा है यहाँ पे, पहला लिखा है हमारा कि निर्वाह कृषि क्या होता है, ठीक है। निर्वाह कृषि क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिए पहला टाइप ये है और दूसरा टाइप ये है। यानी कि निर्वाह कृषि पहली होती है प्रारंभिक कृषि, और दूसरी क्या होती है हमारी, गहन कृषि होती है। नेक्स्ट इसमें टाइप क्या लिखा है, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हम लोग मिश्रित कृषि पढ़ेंगे और रोपण कृषि करेंगे। इसलिए फ्रेंड देखिए मैंने पहला चैप्टर यही रखा है, ताकि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा सर आज की थ्योरी अच्छी थी, और बाद में तो मैं एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें आप लोग। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है हमारी। प्रारंभिक जीविका और निर्वाह कृषि होती क्या है हमारी, तो इसमें जिस प्रकार की खेती के केवल, जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज हो कि उससे परिवार का पेट भर सके, उसे प्रारंभिक जीविका या फिर निर्वाह कृषि कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे निर्वाह कृषि कहते किसको है, तो ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं जिससे हमारी क्या परिवार का पेट भरण पोषण हो सके, यानी कि छोटी मोटी जीविका का भरण पोषण ही हमारा क्या कहलाता है, निर्वाह कृषि कहलाता है हमारा। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें आदिम जो औजार और परिवार या समुदाय के श्रम इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है हमारा, तो ठीक है। चलिए इसमें आगे क्या होता है, इसे ही हम लोग कर्तनदयी खेती भी कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कर्तनदयी खेती होती क्या है, तो ये होती है एक प्रकार की छोटे से एरिया में खेती करना ही हमारी परिवार का पालन पोषण और आदिम औजार को यानी कि कमी को पूरा करना, और इन चीज़ों का श्रम, और इनमें क्या होगा, श्रम का इस्तेमाल करना ही हमारा क्या कहलाता है, ये एक प्रकार का कर्तनदयी दहन खेती भी कहलाता है हमारा। चलिए इसमें हमारा आगे क्या है, ऐसा करने के लिए सबसे
पहले ज़मीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है हमारा और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद क्या की जाती है? फसल उगाई जाती है हमारी, ठीक है? किसी ज़मीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परती छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक नई ज़मीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच पहले वाली ज़मीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उनकी खोई हुई उर्वरता वापस आ जाती है। ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कर्तनदही हो गई हमारी। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग गहन कृषि क्या होती है। यहाँ से आपका कन्फर्म है कि क्वेश्चन बनेगा हमारा गहन कृषि क्या होती है हमारी। तो जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए समझिए, अब ये लिखा है जब कृषि किसी बड़े भूभाग, कोई हमारा बड़ा क्षेत्र का एरिया है हमारा, ठीक है? यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी है हमारी, ठीक है? घनी आबादी, बहुत बड़ी-बड़ी, आपस में कई लोग रहते हैं हमारे। तो अगर अलग लोग रहते हैं तो इसी को कहते हैं गहन जीविका कृषि कहते हैं। और अगर यहाँ पर कई सौ लोग रहते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े एरिया में खेती करते हैं और खेती करने के बाद क्या करते हैं, अब वो खेती कर ली तो उसमें कई प्रकार के जैव रासायनिक निवेशों का यूज़ किया जाता है और सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो यही रिलेटेड होता है हमारा, एक प्रकार का गहन कृषि से अंतर्गत आता है हमारा। नेक्स्ट इसमें क्या है, गहन जीविका कृषि की समस्याएं। गहन जीविका जो कृषि की समस्याएं हैं हमारी, ये क्या क्या होती हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या मतलब, एक पीढ़ी आती है उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है, तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खेती क्या होती है हमारी, बंटने लगती है, यानी कि जमीनों का क्या होता है, बंटवारा होने लगता है। इससे जमीन का आकार छोटा होता चला जाता है। अब आप लोगों ने 1 बीघा और 2 बीघा तो सुना ही होगा कि एक बीघा बड़े भाई का, छोटे भाई का, तो इससे क्या ज़मीन मतलब क्या, ज़मीन का बँटवारा होने लगता है, ठीक है? तो छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती, और जैसे कि छोटे, अगर हम बड़े एरिया में, यानी कि अगर मान लीजिए बड़े एरिया में हम कोई खेती करते हैं तो हमारे खेती का लाभ ज़्यादा मिलता है। यही हम लोग कहीं छोटे एरिया में अगर खेती करें तो उतना लाभ हमको नहीं मिलेगा हमारा, ठीक है? तो यही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई। छोटे आकार के भूखंड में होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं होती है। इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। अब जब हमारी खेती अच्छे से नहीं होगी तो इसी प्रकार जो किसान होते हैं हमारे, एक स्थान से दूसरे स्थान रोजगार की तलाश में निकला करते हैं। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? तो वाणिज्यिक कृषि, जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, यानी कि ये वाणिज्यिक कृषि वो होती है कि हमने खेती कर दी, खेती करने के बाद उसको हम जो बेचना होता है हमारा, ठीक है? यानी कि कोई भी ऐसे वस्तु हम बोते हैं और बोने के बाद हमें क्या, उसको बिक्री करना होता है, तो वह हमारी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें अत्यधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो अब ज़ाहिर सी बात, अगर ऐसी चीज़ हम बोएंगे तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और खरपतवार का यूज हम करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एरिया जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें होती है हमारी, ये सब चीज़ें? तो भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है हमारी। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती की जाती है हमारी। तो इतना हो गया हमारा वाणिज्यिक कृषि से। अब पढ़ते हैं हम लोग रोपड़ कृषि क्या होता है। मैं टिक कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? रोपड़ कृषि क्या होती है हमारी? तो रोपड़ कृषि, जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, रोपड़ कृषि किसे कहते हैं? जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है, उपजाने का मतलब क्या, उगाया जाता है हमारा, उपज की जाती है, तो उसे हम रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की कृषि से बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है। रोपड़ कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना आदि ये सभी क्या रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं हमारे। अब चलिए इसमें आगे देखिए क्या है हमारा, रोपड़ कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? तो देखिए चाय हो गया हमारा, चाय हो गया। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है हमारा। कॉफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपड़ कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार से विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है हमारी। चलिए इसमें आगे क्या है, देखिए अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है?
चलिए आगे इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं कृषि की ऋतुएं हमारी कौन थी। तो ये चीज़ तो काफ़ी लोगों को पता होंगी। कृषि की हमारी एक तो खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो इनके मंथली पूछा जाता है, मंथली के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी कृषि होती है, ये सब आता है हमारा। ठीक है, तो एक एक करके देखें क्या है हमारी। तो इसमें पहला है हमारा कि रबी की फसल होती क्या है हमारी। तो रबी की जो फसल होती है जाड़े में उगाई जाती, इसीलिए जाड़े की फसल भी कही जाती है। तो जाड़े की फसल भी अगर पूछे तो हम लोग रबी की फसल से नाम जानते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो रबी की जो फसल है ये हमारी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है और इसकी जो कटाई होती है हमारी अगले महीना यानी अप्रैल से जून के बीच में हो जाती है। रबी की फसलें मुख्य रूप से गेहूँ, बार्ली, मटर, चना, सरसों। तो ये सभी हमारे, अब आपसे 2 ही यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। और दूसरा हमसे यहाँ ऑप्शन बना के पूछ लेते हैं हमारी कि गेहूँ, बार्ली, मटर, चना और सरसों, ये सब हमारी रबी की फसलें होती हैं। अब ये हम लोग याद रखें कहाँ-कहाँ पे होती है, तो ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूके, यूपी रबी की फसल के उत्पादक आती है। यानी यूके उत्तराखंड हो गया और यूपी हमारी यूपी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश। अब खरीफ देखिए, अब रबी पढ़ लिया, अब खरीफ क्या होता है समझते हैं। खरीफ क्या होता है, तो खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसीलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, तो गर्मी में उगा रहे हैं यानी कि तो गर्मी की फसल कहेंगे। और खरीफ की जो बुआई है जुलाई में होती है हमारी। अब जुलाई में होती तो कटाई कब होती, तो इसकी जो कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर में होती है। इसकी जो मुख्य फसलें होती हैं, अब फसलों से क्वेश्चन आता है यहाँ से, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल। ठीक है, सब दालें हो गई, मूंगफली, सोयाबीन। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं हमारी। धान के मुख्य उत्पादक, अब इसमें से उत्पादक एरिया कौन कौन से होते हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, तटवर्ती इलाके जैसे हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती थी। अब यहाँ से ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पे धान की एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं, तो हमारा असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं और जिन्हें हम लोग आस या फिर अमन और बारो कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा, आस और अमन और बारो क्या कहते हैं। तो यहाँ से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आस इनमें से क्या होता है या फिर अमन या फिर बारो इसमें से क्या होता है। तो एक साल में जो कि 3 फसलें उगाई जाती हैं उन्हीं को हम लोग आस या फिर अमन बारो के नाम से जानते हैं। एरिया आप लोग याद रखेंगे, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हमारे। आगे इसमें देखते हैं जायद क्या होता है भाई। तो जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच में आता है। इससे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और ये सब जितने भी होते हैं हमारे गर्मी वाली चीज़ें होती हैं, ये सभी फसलें हमारी जायद के अंतर्गत उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी मौसम में उगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में कम से कम 1 साल होता है। ऐसी फसल होती है जिसको बहुत काफ़ी लंबे समय तक फ्रेंड्स ये हमारी उगती है हमारी, तो वो होती है हमारी गन्ना होती है हमारी। ठीक है, आगे क्या है हमारा कि कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी हमारी। तो कृषि की जगह मुख्य फसलें, देखिए पहले देखिए चावल हो गई। अब देखिए यहाँ से कई सारी देखिए फसलें हैं, चावल हो गई, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, चावल का गेहूँ हो गए। तो सबको एक एक करके देख लेते हैं, आपके जितने भी डाउट हैं यहाँ से पूरे क्लियर हो जाएंगे हमारे। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था, सर आप 10 मिनट का वीडियो लेके आते हैं तो उसमें क्या इतने मेरा कोर्स हो जाएगा। देखिए पहले मैं एमसीक्यू करा था, ऐसा नहीं कि मैंने जब डेट नहीं बढ़ी थी उससे पहले मैंने कोर्स करा दिया था। प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी वहाँ से भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मैं पहले थ्योरी करा रहा हूँ, इससे मैं इसके बाद में एमसीक्यू करा दूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है, जो मैं कह देता हूँ देखिए मैं वो करता जरूर हूँ। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए पहला क्या हमारे से चावल है हमारा। तो चावल क्या है हमारा, तो चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे उत्पादक देश है। धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं उच्च तापमान, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अधिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो धान की खेती के लिए उच्च तापमान लमसम कितना होता, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए और इसकी आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा होनी चाहिए। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अब धान की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी होने लगती है। ऐसा इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नहरों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे धान की खेती, क्योंकि धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ पे नदियों का इलाका होता है वहाँ पे धान की खेती अवश्य होती है हमारी। अब इसके बाद गेहूँ पढ़ लेते हैं हमारा। जो मेन फसलें मैं वही करा दूंगा, बाकी जो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में हम डाल देंगे।
गेहूँ क्या है, तो गेहूँ को उगने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर सालाना वर्षा की ज़रूरत होती है, जिसका विवरण समान रूप से हो पाता है, ठीक है। और पाला पड़ने से गेहूँ की फसल तबाह हो जाती है। गेहूँ के मुख्य फसल क्षेत्र हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगा सतलज के मैदान और दक्कन के काली मिट्टी, ये सब हमारे, यानी कि देखिए कभी कभी टेम्परेचर क्या होता है, या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी क्या फसल अगर बर्बाद हो जाती है यानी कि तबाह हो जाती है, तो यही कारण होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि जो मौसम की मार होती है बहुत ही ख़राब होती है हमारी, ठीक है। तो कभी कभी फसलें हमारी जो ख़राब कर देता है हमारा। और ये हमारे जो एरियाज़ होते हैं हमारे, ये हमारे पश्चिम उत्तर उत्तर के गंगा सतलज के मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाले क्षेत्र हो गए। गेहूँ के मुख्य उत्पादक कौन कौन से राज्य होते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और हमारे कौन से, मध्य प्रदेश के कुछ भाग हो गए हमारे। आगे इसमें देखें मोटा अनाज क्या होता है। देखिए मोटे अनाज क्या है, तो मोटे अनाज भारत में उगने वाले मोटे अनाज में से मुख्य ज्वार, बाजरा, रागी। हालांकि ये सब क्या है हमारे मोटे अनाज, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की सबसे अधिक मात्रा हमारी होती है हमारी। ज्वार क्या होता है हमारा, तो ज्वार क्या होता है, ज्वार उत्पादक के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी की जाती है। ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए इसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कौन सी हमारी कृषि यानी कि खेती होती है जिसमें सिंचाई की सबसे कम आवश्यकता पड़ती, तो वो होती है हमारी ज्वार। होती कहाँ पे, कहाँ पे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए बाजरा दे रखा है और रागी दे रखा है, तो इसको एक साथ देख लेते हैं। बाजरे की बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो बलुई और काली मिट्टी में उगाई जाती हैं, तो ये बाजरा होती है हमारी। एरिया राजस्थान में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक, क्वेश्चन ये भी आएगा, तो बाजरे का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो याद रखेंगे आप लोग राजस्थान। बाजरे की खेती यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में होती है हमारी। रागी क्या है, रागी क्या है, रागी है शुष्क प्रदेशों में लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, इसके बाद हमारा क्या तमिलनाडु है। मक्का क्या होता है, मक्के का इस्तेमाल खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में होता है हमारा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पक्के की पैदावार अच्छी होती है। मक्के की खेती के लिए 21 से 27 सेंटीमीटर के बीच तापमान की जरूरत पड़ती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये सभी हमारे मुख्य उत्पादक क्षेत्र हमारे। अब कई लोग पूछेंगे सर ये सब भी आएगा, देखिए ये सब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमको पूरा थ्योरी के हिसाब से चीज़ अगर दे रखी, तो अगर हमको थ्योरी अच्छे से अगर एक्सप्लेन है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो कोई ना कोई हम टिक कर ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी आपकी करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में बैठें तो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो। अब दालें क्या होती है हमारी, देखिए दालें होती हैं भारत में, विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने वाला स्थान भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है हमारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा दालें होती हैं भारत में ही होती हैं, और दालों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर 2 फसल के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है। यूपी, एमपी, राजस्थान और कर्नाटक दाल के सभी क्या उत्पादक, सबसे ज़्यादा देखिए यूपी होता है, मध्य प्रदेश होता है और राजस्थान और कर्नाटक, यहाँ पे दाल के सबसे ज़्यादा उत्पादक हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पे गन्ने को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और जैसे तिलहन हो गया, तिलहन क्या होता है हमारा, तो भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और बिनौला, अरसी और सूरजमुखी भारत में तिलहन के सबसे बड़े उत्पादक है हमारे। मूंगफली क्या हो गया, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं वही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मूंगफली हो गया हमारा। अब देखिए इसमें चाय, हाँ चाय से भी क्वेश्चन बनता है हमारा। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाय की फसल के लिए अच्छी होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। चाय के उत्पादक में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के उत्पादक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारी चाय की खेती। अब चाय की खेती के लिए कौन सी फसल यानी कि मिट्टी, तो ये उष्ण और उपोष्णी कटिबंधीय जलवायु की हमें क्या जरूरत पड़ती है। तो यहीं पे हमारी, और ये कैसे एरिया होते हैं, तो ये हमारे जो एरिया होते हैं हमारे, ये हमारे ढलुआ जो क्षेत्र होते हैं, हमारे ढलुआ जो क्षेत्र होते हैं, यहीं पे हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारी खेती की जाती है हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ क्या है हमारी, तो अपनी खास चाय के लिए मशहूर है हमारी। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉफ़ी क्या है हमारा, कॉफ़ी, चाय की तरह कॉफ़ी को भी बागानों में उगाया जाता है।
भारत में सबसे पहले यमन के अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को उगाया गया था। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बूदन की पहाड़ियों में उगाया गया था। देखो बाबा बूदन की पहाड़ियों, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि किस पहाड़ी में कॉफ़ी को उगाया जाता है, तो बाबा बूदन की पहाड़ियों में क्या होता है, कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा, बागवानी फसलें क्या है हमारी। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, यूपी और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब, नाशपाती, खुबानी। तो ये सब सारी जो फसलें जो अलग अलग हमारी स्टेट में होती हैं, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अखरोट वगैरह पूरी दुनिया में मशहूर है हमारी। भारत सब्जियों और फलों का सबसे ज़्यादा पैदावार है हमारा। भारत मटर, गोभी, प्याज, बंद गोभी, जितनी भी हमारी देखिए सब्जियां हमारी, ये भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं हमारी। कपास क्या है, कपास भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा। ठीक है, कपास के मामले में हमारा भारत तीसरे स्थान पर। कपास की खेती दक्कन पठार के शुष्क भागों की काली मिट्टी में होती है। तो कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। कपास की अच्छी पैदावार के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 2010 पाला रहित दिन और तेज धूप की जरूरत होती है। ठीक है, ये 2010 पाला रहित, ठीक है, तो ये दे रखा है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे। ठीक है, कपास की फसल को मेन पॉइंट आपको पढ़ना है यहाँ से। कपास की फसल को पकने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और यूपी कपास के मुख्य उत्पादक हमारे क्षेत्र हमारे। अब देखिए आप लोग ये पढ़ लिए तो जूट पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जूट के लिए अच्छी फसल, अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। जूट की मुख्य उत्पादक कौन कौन से एरिया, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और राज्य मेघालय, ये सभी हमारे जूट के उत्पादक है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि जूट के स्थान में जूट सबसे ज़्यादा होने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर, तो आप लोग याद रखेंगे जो पश्चिम बंगाल है ये हमारे पहले स्थान पर हमारा। आगे याद रखेंगे, देखिए प्रौद्योगिकी क्या होती है हमारी, यहाँ से क्वेश्चन आपकी कंफर्म बनेंगे। देखिए प्रौद्योगिकी और संसाधन संस्थागत सुधार क्या होता है हमारा। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य, जिसमें पैकेट टेक्नोलॉजी आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे कि विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित है हमारा। अब 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू और जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, जिसके अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा में प्रावधान किया गया। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियां और क्षेत्रों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये सभी हमारी शुरू की गई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करना, ये सभी हुई थी हमारी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसानों को बचैलियों और दलालों को शोषण करने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को सरकार घोषणा करती है। तो अब कुछ लोग देखेंगे इनको बोरिंग लग रहा होगा, तो बोरिंग उन्हीं लोगों को लगेगा जो हम लोग एमसीक्यू के पीछे भागते हैं। अब जब एग्जाम में बैठते हैं और थ्योरी तैयार नहीं होती है, तब याद करते हैं कि काश हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होती। ठीक है, तो थ्योरी को भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत सन 1960 से 1970 के दशक में हुई थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि उपज को बढ़ाना। ठीक, कृषि उपज को बढ़ाना हरित क्रांति थी। कब आई थी, 1960 और 1970 के दशक में। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाली बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हरित क्रांति के परिणाम सुखद आय और खासकर पंजाब और हरियाणा में। तो क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, तो हरित क्रांति को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ यानी कि परिणाम सबसे अच्छे कहाँ पे आए थे, तो याद रखेंगे पंजाब और हरियाणा में आए थे हमारे। आगे पढ़ते हैं श्वेत क्रांति क्या होती है, तो श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इसकी शुरुआत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। सन 1980 और 1990 के दशकों में भूमि विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के संस्थागत और टेक्नोलॉजिकल दोनों पहलुओं पर जोर दिया गया।
किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा की सुविधा की गई हमारी। किसानों को अपनी आसानी से कर्ज मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी की गई। किसानों के फायदे के लिए क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम और अन्य नई स्कीम भी चलाई गई। सरकारी टेलीविजन चैनल और रेडियो पर कृषि संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए गए। तो ये भी जो चीज़ें हुई है हमारी दुग्ध क्रांति जो हुई थी हमारी श्वेत क्रांति, इनके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आई। मौसम को बुलेटिन में आना, ठीक है, सरकार न्यूनतम समर्थन की घोषणा की गई। इस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती ताकि बिचौलियों के कुचक्र को तोड़ा जा सके। चलिए आगे क्या इसमें वर्तमान स्थिति क्या है हमारी। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। इसीलिए जो हमारे देखिए आजकल किसान आत्महत्या बहुत कर रहे हैं और रोजगार जिनको नहीं मिल रहा है वो कृषि छोड़ के दूसरे इलाकों में रोजगार ढूंढने जा रहे हैं, अदर काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है, आगे क्या है हमारे इस क्षेत्र में विकास तेजी से नीचे गिर रहा है। आयात क्षेत्र में कटौती के कारण यहाँ के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारा देखिए बहुत अच्छे से कृषि करता है। वो अत्यधिक मशीनों, अत्यधिक खाद, रासायनिक पदार्थों का यूज ज़्यादा करते हैं, तो उनकी कृषि बहुत अच्छी होती है हमारी। और यहाँ कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर नहीं पनप रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि की भागीदारी 1951 में लगातार क्या हो रही, गिरती चली जा रही है। देखिए 1951 से हमारी क्या है कृषि जीडीपी बहुत गिरती चली जा रही है। कब से बात हो रही, 1951 से फ्रेंड देखिए। इसके बावजूद अभी भी कृषि में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। कृषि में होने वाली गिरावट भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभावी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। भारत में कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, आप देखिए नाम आ गया ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी, मौसम विज्ञान क्षेत्र अनुसंधान और विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के सुधार भी सरकार की नई स्कीम उठा रही है। तो ये हमारी फ्रेंड देखिए आगे होगा आपकी थ्योरी हो गई। तो आपकी कंप्लीट थ्योरी यहाँ से खत्म हो चुकी है। कृषि में जितने भी डाउट हो चुके होंगे आप लोग एक बार दोबारा वीडियो को पीछे से पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं MCQ पे हमारे, ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोगों ने जितने भी कृषि से रिलेटेड हमारी थ्योरी थी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं MCQ हमारे किस हिसाब से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल है। अब बताइए चावल क्या है। अब आप लोगों ने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो फटाफट पीछे जाइए और चावल का पता लगाइए कि चावल हमारी क्या थी हमारी। तो मैंने देखिए इसमें बहुत ही इस बार क्या किया, कुछ नया किया है कि मैंने आंसर भी इंक्लूड कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खरीफ की फसल क्या है हमारी, चावल है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है हमारा। जो दाल क्या है हमारा, तो दाल के आंसर देखते भाई, दाल हमारी क्या है, प्रोटीन है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाल रहित चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ये कपास के लिए उत्पादन के लिए कितने दिन पाल रहित हमारे चाहिए होते हैं, तो वही जो 210 था, ये 210 वही है हमारा, ठीक है। तो आप लोग ठीक है फटाफट लाइक करके जरूर बताइएगा सर कैसा आज की क्लास लगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन रखे जो एग्जाम में हमारे आएंगे हमारे। अब बताइए देखिए ये भी आ गया, ये भी मैंने अभी देखिए थ्योरी में कराया। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन कौन सा है। देखिए काजू उत्पादन इसमें कौन सा है, तो डी यानी केरल दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कर्नाटक भी इसमें है हमारा, ठीक है। तो कर्नाटक और केरल दोनों, तो इसमें देखिए पहले सर्वाधिक जो होता है वो होता है हमारा कर्नाटक में होता है, सॉरी केरल में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है हमारी। तो कितनी आबादी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप कृषि कार्य में लगी, तो 53.8% जो है हमारी ये कृषि पर क्या है लगी हुई। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 56 नंबर पे चलते हैं हम लोग। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है हमारा, तो कृषि का योगदान हमारा कितना परसेंट, तो ये है हमारा करीब 13.7% क्या है कृषि में सकल कृषि का उत्पादन में कृषि का करीब 13.7% है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग।
रबी की फसल की बुआई किस माह में आरंभ होती है? तो अभी मैंने कराया रबी की फसल की बुआई जून और जुलाई के महीने में होती है। देखिए राइट आंसर पे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सी थी? मैं खरीफ की फसल थी, सॉरी। खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो जून और जुलाई में होती है, और जो कि रबी की फसल कह रहा तो ये अक्टूबर और नवंबर में होती है, जो कि हमारी अप्रैल और हमारी अप्रैल में हमारी क्या काट ली जाती थी। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? अब बताइए इसमें असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसीलिए मैंने कहा थ्योरी आप लोग कंप्लीट जरूर करिएगा। तो इसमें कारण क्या था? अनियमित मानसून, क्योंकि मानसून जब गड़बड़ करता है तो हमारी कृषि क्या तबाही यानी कि बिगड़ जाती है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एक एक लेशन है, मैं गारंटी देता हूँ एक लेशन थ्योरी प्लस एमसीक्यू एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट आपकी सोशल साइंस कोशिश करूंगा कि फरवरी में आपका यह सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट मैं कोर्स करा दूं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को ये देखिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, देखिए कई कई लोग मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से ही तैयारी करवा। देखिए फ्रेंड्स, आप भी समझते हैं कि प्रैक्टिस सेट हमको जब तक तैयार नहीं करने चाहिए जब तक हम लोगों ने थ्योरी और उस सिलेबस में जो जो चीज़ें पूछी है वो अच्छे से जानकारी नहीं करी हो, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है? निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो लंबे चौड़े जो क्षेत्र में उगाई जाती है उस कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने सबका सब बताया था, उसको हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थ्योरी मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन करी थी अभी। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो प्रारंभिक जीविका के लिए हल, खुरपी, कुदाल, ट्रैक्टर, तो ये किस सारे हैं, लेकिन हमारा प्रारंभिक जीविका यानी प्रारंभिक जीविका क्या होती है? यानी कि छोटे एरिया में अगर हमको कृषि करनी है तो देखिए हल की जरूरत पड़ती है और खुरपी, कुदाल, लेकिन ट्रैक्टर तो हमारे बाद में है ना। इससे पहले तो हमारे हल ही चलते थे फ्रेंड्स, हमारे बैल से लगाकर हल की जुताई करते थे हम लोग। ठीक है, हल से यानी खेत की जुताई करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 11 क्या है हमारा कि वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? तो अभी मैंने प्रति भी कराया था, तो ये करीब जो 5% जो भाग होता है हमारा, ये हमारा प्रति भूमि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा हमारा। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये कंफर्म आपका एग्जाम में आना है। हमारा कुल भूभाग का कितना परसेंट क्या है? हमारा मैदानी भाग है। तो ये करीब हमारा जो 43% जो भाग है हमारा, ये हमारा क्या है? हमारा मैदानी भाग है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा धान की खेती अभी देखिए मैंने कराया, धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो सबसे नंबर स्थान पे हमारा क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, बाकी सारे हैं लेकिन, और ये धान की खेती कहाँ पर होती है? तो जहाँ पर तटवर्ती इलाके होते हैं हमारे, ठीक है, तटवर्ती इलाके, वहीं पर धान की खेती और यूपी में भी होती है। और जहाँ पे हमारी जो नदियाँ वाले क्षेत्र होते हैं, जो कि हमारे यूपी, यूके और पश्चिम बंगाल हो गए, ये सब हमारे क्या नदियों के किनारे किनारे बसे हुए हैं, और कुछ हमारे समुद्र किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे धान की खेती सबसे अधिक होती है। लेकिन पहले स्थान पे अगर बात करेंगे तो ये हमारा पश्चिम बंगाल होगा हमारा, जिसकी राजधानी क्या होती है? कोलकाता होती है हमारी। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि दुग्धो उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा उत्पादन? देखिए दुग्ध उत्पादन में कौन सा? तो ये भाई हमारा द्वितीय स्थान है हमारा। ठीक है, द्वितीय स्थान दुग्ध के उत्पादन में है हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है हमारा? देखिए जायद फसल अभी मैंने कराया, जो हमारे जायद फसल का उत्पादन कब होता है हमारा? तो ये होता है हमारा जो गर्मी का मौसम होता है हमारा। ठीक है, जो गर्मी का मौसम होता है उसी में हमारा जायद के फसल का उत्पादन होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 16 चलते हैं। इनमें से कौन सी फसल रेशेदार होती है? ये भी कंफर्म आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। रेशेदार फसल कौन सी? जूट होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल था हमारा। यहीं पे हमारी क्या होती है? रेशेदार जूट की सबसे ज्यादा फसल होती है। तो और रेशेदार कौन सी होती? तो रेशेदार हमारी ये होती जूट की फसल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। क्वेश्चन 17 क्या है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? अब बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? मैंने अभी थ्योरी में कराया था, तो ये होती है हमारी राजस्थान में होती है। ठीक है, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा, नहीं है तो 2-3 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो कम से कम क्या होगा, आपके सारे डाउट थ्योरी से कंप्लीट हो जाएंगे हमारे।
क्वेश्चन 18 क्या है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है हमारा? अब बताइए, उत्तर प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है, ठीक है, राजस्थान में गेहूं होता है हमारा। इसीलिए देखिए जितने भी हमारे दक्षिण भारत के एरिया है हमारे, ये दक्षिण भारत, यहाँ पे क्या समुद्र का इलाका ज़्यादातर पाया जाता है हमारा, तो यहाँ पर क्या गेहूं की खेती सबसे कम होती है, और यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा चावल खाने को सबसे ज़्यादा मिलता है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा हमारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस राज्य में धान के सिंचाई क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो किस में धान के सिंचाई क्षेत्र सबसे अधिक मिलते हैं? तो ये हमारा जो है हमारा तमिलनाडु का जो एरिया है हमारा, तमिलनाडु का जो एरिया है हमारा, इसी में धान के सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक है हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा हमारा। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है? तो ज्वार की जो सबसे अधिक खेती होती है ये होती है हमारी एमएच यानी कि महाराष्ट्र में होती है हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा। देखिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि मैं इससे पहले थ्योरी करा चुका हूँ। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है? तो अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग रहना घातक सिद्ध हो सकता है, ये किस खेती के लिए होता है? तो ये जो होता है हमारा चाय, अगर चाय में अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग रहता है तो यहाँ पर क्या होती है, इस फसल के लिए हमारा घातक साबित हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होती है? तो ढालू भूमि किसके लिए आवश्यक होती है? तो जो हमारा कहवा है हमारा, ठीक है, कहवा यानी कि जो चाय और जो हमारा कॉफी का एरिया होता है, इन्हीं में क्या होता है, ढालू भूमि की आवश्यकता होती है हमारी। क्वेश्चन 23 क्या हमारा, कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादक राज्य हमारा, इसका नाम था हमारा क्या है, जो महाराष्ट्र है हमारा, ठीक, जो महाराष्ट्र है हमारा, यहाँ पर सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा हमारा। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ किया गया? चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख, तो ये जो घाटी थी हमारी, इस घाटी का नाम पूछा जाएगा आपसे। देखिए जो घाटी थी हमारी, ये हमारी ब्रह्मपुत्र घाटी थी, यहीं पर सबसे ज्यादा क्या, तो चाय का प्रथम उत्पादक केंद्र हुआ करता था हमारा। चलिए क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? जूट की सबसे अधिक खेती हमारी देखिए पश्चिम बंगाल में की जाती है हमारी, तो ये हो चुका है हमारा। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो ऑपरेशन फ्लड हमारा किससे था, डेयरी या फिर दूध उत्पादन से था। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 27 पे चलते हैं हम लोग। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? देखिए हरित क्रांति पहला तो याद होगा, लेकिन जो दूसरा पूछे तो ये हुआ था हमारा 1983 से लेकर 1984 था। इसमें पंचवर्षीय योजना भी आई थी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें से कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो दूसरी जो हरित क्रांति हुई थी, इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी हमारी, ठीक है। चलिए 28 पे चलते हैं। दुग्ध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब आरंभ की गई? तो ऑपरेशन फ्लड जो दूसरी आरंभ की गई तो सन 1981 में दूसरी की गई थी और 1970 में हमारी पहले की गई। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा। निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? अब ये वाला हो सके तो फ्रेंड्स आप लोग नोट्स बनाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। देखिए यहाँ पे कौन सी कॉफ़ी की फसल किस्म, कौन सी कॉफ़ी की एक किस्म नहीं? तो देखिए रोबस्ता, यूरेबिका, लिबेरिका, अरेबिका। अब कितने अजीब अजीब नाम है, तो इंपॉर्टेंट है हमारा यूरेबिका, जो है हमारी कोई भी एक प्रकार की कॉफ़ी की किस्म नहीं होती, लेकिन रोबस्ता, लिबेरिका और अरेबिका ये सब होती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा, पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है हमारा, ये है हमारा जो त्रिपुरा होता है, जिसकी राजधानी अगरतला होती है हमारी, ठीक है। तो यही हमारा कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पे अग्रणी है हमारा। 31 पे चलते हैं, क्या है हमारा, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो कपास का जो मूल स्थान है ये हमारा माना जाता है भारत को माना जाता है, चीन को नहीं माना जाता, ये हमारा भारत को माना जाता है। कपास का जो मूल स्थान है हमारा, ये देखिए मूल स्थान हमारे भारत से ही स्टार्ट हुआ था, इसके बाद हमारा चाइना से बाकी सब स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा हमारा। क्वेश्चन 32 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? देखिए मोटे अनाज अभी मैंने कमेंट थ्योरी में कराया था, मोटे अनाज कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं हमारे। देखिए ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज है, तो गन्ना थोड़ी ना है। तो गन्ना हमारे क्या एक वाणिज्यिक फसल है हमारी, तो यहाँ से ये भी याद रखेंगे, वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक सर जी फसल क्या होती है, अभी कराए, ऐसी फसलें जिनको हम लोग क्या करते हैं, बेच सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, तो वो हमारी वाणिज्यिक फसल कहलाती है हमारी। तो देखिए ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? चना,
बाजरा, मसूर और उड़द, ये सभी देखिए, ये हमारी चना हो गया और मसूर और उड़द, ये सभी हमारी क्या है, दलहन के हैं, लेकिन बाजरा हमारा क्या है, बाजरा हमारे एक दाल नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन 34 क्या है हमारा, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली के उत्पादन में सबसे ज्यादा राज्य प्रथम स्थान पे ये हमारा फ्रेंड देखिए गुजरात है। कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा, ठीक है, एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। तो मूंगफली उत्पादन जो पहला राज्य है हमारा, ये सबसे ज्यादा भी वहीं पे होती है, तो ये हमारा कौन सा है, गुजरात। क्वेश्चन 35 क्या है हमारा कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रहता है? देखिए सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, तो ये है हमारा भाई, ये हमारा यूपी। ठीक है, यूपी हमारा सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। 36 कह रहा है उजला सोना किस फसल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, उजला सोना किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, कपास, जो कि रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी में पैदावार होती है इसकी, और यहीं पे क्या होता है, उजला सोना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा हमारा। क्वेश्चन 37 क्या, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक क्यों होता है? देखिए भारत में सबसे जो अधिक फल होता है, ये इस फल का नाम हमारा जो केला है, सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है। ठीक है, केले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा हमारा। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस परत से किया जाता है? तो चाय का जो निर्माण है हमारा, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? देखिए जो पतन है हमारा, इस पतन का नाम है कोलकाता पतन। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या, तो चाय का निर्यात किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ई रहेगा हमारा। भारत में किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो जो देखिए केरल में की जाती है। तो ये कह रहा है कि सबसे गरम मसालों की खेती कहाँ पर की जाती है? ये जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, जो दक्षिणी एरिया हमारा, यहाँ का जो एरिया हमारा, केरल, तमिलनाडु, ये सब कर्नाटक वगैरह में होगा, यहाँ पे मसालों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। चलिए 40 नंबर कह रहा है हमारा, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन से स्थान? तो गेहूं के उत्पादन में हमारा भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान हमारा चीन का है हमारा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक होती है? तो कपास के लिए ये हमारी काली मिट्टी हो जाएगी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित की जाती है? तो किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित किया? तो ये जो हमारा उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, यहीं पे सीढ़ीनुमा खेती हमारी की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा हमारा। 43 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, रोपण कृषि क्या था? आप लोग देख सकते हैं, मैंने समझाया है उसको, रोपण कृषि क्या आती है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है हमारा जो चाय है हमारा, इसी को रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। 44 क्वेश्चन क्या है हमारा, सरसों किस प्रकार की फसल है हमारी? जो सरसों है हमारी, ये किस प्रकार की फसल है? तो ये एक प्रकार की हमारी जो तेलन है हमारा, ठीक है, क्योंकि सरसों से ही क्या निकाला जाता है, सरसों से तेल निकाला जाता है, तो ये एक प्रकार का तेलन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए 45 कह रहा क्वेश्चन हमारा कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है हमारा? तो ये कौन सा, देखिए चाय का उत्पादक पूछा है, उत्पादन नहीं पूछा है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, तो ध्यान से याद करें उत्पादक हमारा कौन सा है, तो ये हमारा भारत है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा हमारा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, भारत का जो नारियल प्रदेश है ये किसे कहा जाता है? तो ये है जो हमारा हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज्यादा नारियल होते हैं, इसीलिए इसको नारियल प्रदेश के नाम से जानते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल हमारी कौन सी नहीं है? देखिए गन्ना, चाय और हमारी रबड़, ये सभी हमारी रोपण फसल होती है, लेकिन जो हमारी गेहूं है, ये गेहूं हमारी क्या है, रोपण फसल नहीं। आप कमेंट करके बताइए सर जी गेहूं क्या होती है? ठीक है, अभी पीछे कराए जो लोग यहाँ तक पहुंच जाएगा तुरंत कमेंट कर दिया, देख कमेंट करते तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, काफ़ी फ्रेंड्स मेहनत लगी, देखिए अब आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें भी। तो इसमें गेहूं बताइए कौन सी फसल है और किस महीने में होती है, किस महीने में काटी जाती है, तो पूरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 48 क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनहरा रेशा किस फसल का नाम है? तो अभी मैंने बताया सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं हमारा। 49 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी? जो बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी ये हुई थी हमारी जो 1880 है, इसी में हमारी क्या हो गई थी बागानी कृषि की शुरुआत हो गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? पेय फसल क्या है हमारी? तो पेय फसल हो जाएगी जो कॉफी यानी पीने लायक है, वही हमारी पेय फसल हो जाएगी हमारी।
भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कहवा यानी कि चाय वाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा जो कर्नाटक है हमारा, ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा। 52 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो 2/3 जीविका ये किस पर डिपेंड है? ये फ्रेंड्स हमारे कृषि पर डिपेंड है हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा ये। चलिए 53 कह रहा है हमारा कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? देखिए आम के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, ठीक है। आम सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हेक्टेयर और थ्रेसर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो हेक्टेयर और थ्रेसर का उपयोग जो किया जाता है ये हमारा कृषि कार्य में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है हमारा? तो खरीफ की फसल हमारी कौन सी हो जाएगी? जो हमारा चावल है हमारा, ये खरीफ की फसल होती है, जो जुलाई और अगस्त के महीने हमारी बोई जाती है हमारी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? चाय में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाए? तो चाय हमारा थीन पाया जाता है, और पूछे कॉफी में, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। 57 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में आपके आना ही आना है हमारा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फसल अनुसंधान है हमारा, ये है हमारा हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित हमारा हैदराबाद में स्थित हमारा। 58 क्वेश्चन क्या है हमारा? तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन से स्थान है? देखिए तिलहन उत्पादन में जो हो जाएगा हमारा, ये प्रथम स्थान जो है हमारा, तिलहन के उत्पादन में पहला स्थान है हमारा ये। चलिए 59 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जैम, जेल, स्क्वाश आदि का कच्चा माल क्या होता है? तो ये जो होता है जैम, जेल, स्क्वाश, इसको हम लोग फल के नाम से जानते नहीं कहते कि जैम और देखिए जेल से और जैम से कोई पदार्थ बनाए जाते हैं हमारे, तो ये जो हमारे फल होते हैं, फल से ही हमारा बनता है हमारा। 60 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये है भैया हमारा जोधपुर में है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। केंद्रीय शुष्क शीर्ष अनुसंधान हमारा कहाँ पर है? जोधपुर कहाँ पर है? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है हमारा। चलिए 61 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है हमारी? तो रबी की फसल हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, तो ये हमारा चना हो जाएगा। ये क्या है हमारा? रबी की फसल हमारा। 62 कह रहा क्वेश्चन क्या हमारा कि जूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? जूम खेती कहाँ पर की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो ये हमारा जो होता है पूर्वोत्तर भाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जूम की खेती हमारी, ये हमारी पूर्वोत्तर भाग में की जाती है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन शीट क्या हमारा कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो फसलों को सहायता देने के लिए कौन सी करती है? तो ये जो होती है न्यूनतम सहायता मूल्य, ये सरकार जो होती है फसलों को सहायता देने के लिए करती है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड देखिए आपके यहाँ से जितने भी थे हमारे, जितने भी एमसीक्यू बने हमारे कंफर्म आपके खत्म हो चुके। देखिए एक दिन एक लेसन खत्म, विथ थ्योरी विथ एमसीक्यू। आपको एक भी अदर पढ़ने की प्लेटफॉर्म में कहीं से भी बुक से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स करा रहा हूँ एक तरफ सिलेबस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके देखिए जरूर बताइएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स सही दे रहे हैं, और ठीक है आप लोग शेयर जरूर करिए। देखिए इतना अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ, तो देखिए कम से कम शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।